देखिए, जो आपके जो रीट का जो सिलेबस है, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों में समास का टॉपिक दिया हुआ है, समास और संधि का। तो थोड़ी हम ब्रीफली थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में हम समास के बारे में, हमारे जो 6 समास है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ताकि आपको समास में जितनी भी परेशानी आ रही है उसमें आपको इसका हल निकले और आप निश्चित रूप से आपका जो रीट का एग्जाम जो 25 अप्रैल 2021 को वो होने जा रहा है उसमें आप सफल हो। और देखिए, हमारे जो समास है उनकी संख्या है 6 होती है। तो हमारे जो फर्स्ट नंबर का जो समास है वो है द्वंद्व समास। उसके बाद में हमारा सेकंड नंबर का समास है द्विगु समास। उसके बाद में अविभाव समास, उसके बाद में तत्पुरुष समास, उसके बाद में कर्मधारय समास, उसके बाद में बहुव्रीहि समास। तो हमारे 6 समास के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो पहले जो मैं जिस समास के बारे में चर्चा करूं, तो हमारा जो फर्स्ट नंबर का जो समास है वो है द्वंद्व समास। तो इसके अंदर क्या होगा कि द्वंद्व समास में हमेशा जब भी इस द्वंद्व समास का जब समास विग्रह किया जाएगा तो इसमें निश्चित रूप से और शब्द अवश्य आएगा। जैसे कि रात दिन का समास विग्रह होगा तो रात दिन या दिन रात। माता पिता का समास विग्रह होगा माता पिता। उसी तरह से अपन देखते हैं भाई बहन, भाई और बहन, है ना, पति पत्नी, पति और पत्नी, है ना। तो इस तरह के इसके अंदर और शब्द से अपन हमारे को पता चलता है कि ये जो समास है वो द्वंद्व समास होगा। और दूसरी बात है द्वंद्व समास के अंदर, इसमें जो द्वंद्व समास को पहचानने का तरीका ये भी है कि दोनों शब्द जो माता और पिता दोनों के बीच में डेस आता है, तो डेस से अपन आसानी से पहचान सकते हैं कि ये द्वंद्व समास का एग्जाम्पल हो सकता है। आपको एग्जाम रीट के एग्जाम में भी ये ध्यान रखना है कि किस तरह से द्वंद्व समास को आपको ये डेस का भी ध्यान रखना है। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो समास विग्रह करेंगे अपन उसमें और शब्द अवश्य आता है, उसका विशेषकर आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि हमारा जो सेकंड समास है द्विगु समास, तो उसमें मुख्य चीज यह है द्विगु समास की कि उसमें जो हमारे द्विगु समास के अंदर कि कोई भी शब्द संख्यावाची, अगर फर्स्ट जो शब्द है वो संख्यावाची होगा तो निश्चित रूप से वहां पर द्विगु समास होने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कि मैं ऐसे कर दूं आपको त्रिभुज, यानी कि तीन भुजाओं वाला आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो यहाँ से त्रिभुज यानी त्रि शब्द है, इसका मतलब ये बिल्कुल इंडिकेट कर रहा है द्विगु समास को। उसी तरह से मैं कह दूं चौराया, तो चौ शब्द चौराया, 4 रास्तों का समूह, है ना, तो मतलब द्विगु समास को इंडिकेट कर रहा है। उसी तरह से मैं कह दूं तिराया, 3 रास्तों का समूह, चौमासा 4 मासों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह। और उसी तरह से अपन देखते हैं शताब्दी, दशक, है ना। तो ये चीजें क्या द्विगु समास को इंडिकेट करती है। और उसमें जैसे कि अपन देखते हैं पंचभुज है, चतुर्भुज है, त्रिभुज है। तो ये जो समास है इसके जो आगे की जो संख्या है वो संख्या शब्द होता है, वो संख्यावाची होता है। इसको आसानी से अपन पहचान सकते हैं। और उसके बाद में हमारा जो तीसरा नंबर का जो समास है वो है अव्ययभाव समास। उस अव्ययभाव समास की खासियत यह है कि इसमें जितने भी उपसर्ग होते हैं अव्ययभाव समास में, उपसर्ग जो जिस भी शब्द में उपसर्ग लगा रहता है वहां पर अव्ययभाव समास होने की ज्यादा संभावना रहेगी। जैसे एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से अपन समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जैसे प्रतिदिन है, तो यहाँ पर दिन से पहले प्रति शब्द लग गया, इसका मतलब वहां पर अव्ययभाव समास है। प्रतिदिन है, परोपकार है। उसी तरह से अपन देखते हैं यथाशक्ति है। ये सभी उपवन है, सभी अव्ययभाव समास के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि अपन देखते हैं इन शब्दों से पहले उपसर्ग आ रहा है, इसका मतलब ये अव्ययभाव समास है निश्चित रूप से। और चौथा जो हमारा जो समास आ रहा है उसका नाम है कर्मधारय समास। ऐसा समास जिसमें किसी शब्द की विशेषता बताई जाती हो, वहां पर कर्मधारय समास आने की बहुत संभावना रहती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं चर्चा करूं यहाँ पर, जैसे मैं ऐसे कह दूं कि महापुरुष, पुरुष कैसा महान, यानी महान पुरुष, यानी कि यहाँ विशेषता बताई गई है। महान पुरुष कैसा महान, यानी महापुरुष। उसी तरह से अपन देखते हैं यहाँ पर जैसे सफेद वस्त्र, यानी वस्त्र कैसे सफेद, यानी सफेद वस्त्र। उसी तरह से अपन देखते हैं कर्षण श्रभ, यानी कि शाम कैसा काला। तो यहाँ मतलब काले शाम की या मतलब कर्षण मतलब सफेद वस्त्रों की विशेषता बताई गई है। जैसे वैसे कहते हैं सुंदर लड़का, तो लड़का कैसा सुंदर। ब्लू मतलब ऐसे कहते हैं नीला पेन, पेन कैसा नीला। काला पेन, पेन कैसा काला। चौक सफेद, चौक कैसा सफेद।
तो यहाँ जो शब्द आ रहा है ये विशेषण, जो मैं जो शब्द बोला उसमें जो प्रश्न जो शब्द आ रहा है विशेषण हो रहा है, विशेषण आ रहा है। तो इसका मतलब वहां जो समास होने की जो संभावना रहेगी वो कर्मधारय समास की रहेगी, क्योंकि जिस समास के अंदर विशेषण या विशेषता बताई जाती है वो निश्चित रूप से कर्मधारय समास होगा। उसी तरह से हमारा जो 5वां नंबर का जो समास है वो है तत्पुरुष समास। ये ऐसा समास जिसके अंदर कारक चिन्ह, कारकों के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, उसके चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसके अंदर तत्पुरुष समास आने की ज्यादा संभावना रहेगी। जिस तरह से एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जैसे मैं कह दूं रसोई घर, तो अगर मैं रसोई घर का समास विग्रह करूंगा तो रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, तो इसका मतलब के लिए जो शब्द आ रहा है ना ये मतलब कारक चिन्ह है, तो इसका मतलब वहां पर तत्पुरुष समास होगा। उसी तरह से मैं ऐसे कर दूं आपको विद्यालय, विद्या का आलय, का के की भी कारक चिन्ह है, तो वहां पर भी तत्पुरुष समास होगा। विद्या का आलय, पुस्तकालय, पुस्तक का आलय। उसी तरह से तो उसी तरह से अपन देखते हैं कि यहाँ मतलब अगर कोई शब्द में कारक चिन्ह का विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, मतलब कोई चिन्हों का, कारकों के चिन्हों का, चाहे में है, चाहे पर है, का के की है, के लिए है, से संप्रदान से अलग होना, ये तमाम चीजें अगर हो रहा है तो इसका मतलब वहां पर जो समास होगा वो होगा तत्पुरुष समास। उसी तरह से अपन देखते हैं कि हमारा जो लास्ट एंड फाइनल जो समास आ रहा है वो है बहुव्रीहि समास। तो ऐसा समास जिसके अंदर कोई तीसरा अर्थ निकलता हो, कोई विशेष तीसरा अर्थ निकलता हो, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होने की ज्यादा संभावना रहेगी। उसके कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं। जैसे मैं ऐसे कह दूं आपको कि दशानन यानी 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, यानी कि 10 आनन है जिसके तो यही रह गया, लेकिन उसका तीसरा अर्थ निकलना है यहाँ रावण। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वहां पर बहुव्रीहि समास होने की ज्यादा संभावना है। उसी तरह से अपन देखते हैं दशानन में वैसे अगर देखा जाए तो द्विगु समास होने की संभावना है, लेकिन उसका तीसरा अर्थ निकल चुका है, इसका मतलब वहां पर वो संभावना द्विगु समास की बिल्कुल हट चुकी है, संभावना नहीं है, बिल्कुल न के बराबर है। तो वहां पर डायरेक्ट मतलब जो आंसर जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास के ऊपर ही जाएगा, क्योंकि 10 आनन अर्थात रावण। ठीक है। उसी तरह से अपन देखते हैं लंबोदर, लंबोदर यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके मतलब लंबा उदर है, उदर का मतलब पेट, लंबा पेट जैसे अर्थात गणेश जी। तो गणेश जी का तीसरा अर्थ आ गया गणेश जी, शिव भगवान आ गया, विष्णु आ गया। तो तीसरे अर्थ कोई भी आते हैं तो वहां पर जो समास होगा वो होगा बहुव्रीहि समास। जैसे ऐसे कहते हैं त्रिनेत्र, यानी 3 नेत्र किसके, अर्थात शिव भगवान के। उसी तरह से यहाँ त्रिनेत्र के अंदर वैसे तो होना चाहिए द्विगु समास, लेकिन वहां क्या हो रहा है, वहां पर जरा सीधा सा आंसर हमारा शिव भगवान के ऊपर, इसका मतलब वहां जो समास हो रहा है वो हो रहा है बहुव्रीहि समास। और उसी तरह से अपन देखते हैं कि हमारे बहुत सारे समास होते हैं, जो हम 6 समास को हमने पढ़ा है, उसमें हमारे जो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा, और निश्चित रूप से जो आपका रीट का एग्जाम है 25 अप्रैल को, उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ